महाराज जी, मैंने आपकी रामायण के ऊपर बनाई वीडियो देखी और ऐसी व्याख्या अब तक किसी ने नहीं किया। लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठा कि अगर रामायण आध्यात्मिक शिक्षा देती है तो रामायण में शंभुक ऋषि की हत्या भी दिखाई गई है। उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरा सवाल ये है कि रामायण में वर्ण व्यवस्था भी दिखाई गई है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया प्रकाश डालें। आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। हमारे मित्र द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया गया है और इन्होंने जो सवाल किया है जिसमें से पहला सवाल कि रामायण में ऋषि शंभुक की हत्या दिखाई गई और दूसरा रामायण के अनुसार रामायण काल में वर्ण व्यवस्था थी। इस पे प्रकाश डालें। साथियों, इन दो सवालों में दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों में से अगर ऋषि शंभुक की अगर हत्या के बारे में अभी आपको जानना है तो वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। बिना वर्ण व्यवस्था को समझे आप ऋषि शंभुक की हत्या को नैतिक या अनैतिक नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा वर्ण व्यवस्था के ऊपर। और जो आपका पहला प्रश्न है ऋषि शंभुक की हत्या का, उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वर्ण व्यवस्था क्या है ये जान ले, तब जाके आसानी होगी ऋषि शंभुक की हत्या को जानने में। वर्ण व्यवस्था का जो मनोविज्ञान है, ये एक मनोविज्ञान है और आज का विषय भी यही होगा, वर्ण व्यवस्था का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इस तरीके से, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो समाज में वर्गीकरण हुआ था, क्लासिफिकेशन हुआ था, एक होता है डिवाइडेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन। डिवाइड मतलब होता है तोड़ना और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। अब जो भी कार्य को हम जब करते हैं, नॉर्मल से भी शादी विवाहों में भी हम अगर देखने जाएं तो कार्यों का विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है। कोई मैनेजमेंट का काम देखने वाला होता है तो उसे पूरा का पूरा शादी का मैनेजमेंट देखने के लिए लगा दिया जाता है। कोई कार्य करने वाला कोई खास व्यक्ति होता है, उसको उस कार्य में लगा दिया जाता है। कार्यों का बंटवारा, वर्गीकरण किया जाता है। और डिवाइडेशन का मतलब होता है कि कोई चीजें है और उसे तोड़ दी गई है, उसे बिखेर दी गई है, मतलब नष्ट करने का काम किया गया है, डिवाइड कर देना। लेकिन डिवाइडेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर होता है और वर्गीकरण कर्म और स्वभाव के अनुरूप, आचरण के अनुरूप किया जाता है। तो जब एक सभ्य समाज का जब निर्माण होता है और विकसित समाज का जब निर्माण होता है, चूंकि यह वर्ण व्यवस्था की चीजें हमें तब देखने को मिलती है जब यह समाज बहुत ही विकसित, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और विकसित सभ्यताओं में से एक है। आज हम जिस वर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं, यह वर्ण व्यवस्था आज बदनाम हो चुकी है, लोगों के नज़र में बुरी हो चुकी है, क्योंकि कोई भी संस्कार मरणीय है, कोई भी संस्कार अनित्य है।
सभी संस्कार के विनाश होते ही होते और होना ही है। संस्कार की उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। ये एक चक्र की भांति जैसे जीवन चक्र घूमता है, उसी तरीके से किसी भी चीज़ जो कि हमें नज़र आती है, महसूस कर पाते हैं, वो अनित्य है और विनाशी है। इसका विनाश होना तय है। उसी प्रकार से आज हमें जो वर्ण व्यवस्था नज़र आ रही है, वो बहुत ही गंदे वे में या फिर गलत तरीके से हमारे सामने है, इसीलिए हम उसे गलत कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो बनाई गई थी उस समय गलत थी। और मैंने मनोविज्ञान शब्द का उपयोग क्यों किया, इसे भी जानने के लिए आज की हम जो बड़े-बड़े शिक्षा के क्षेत्रों में जो देश योगदान दे रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, इसकी एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी को भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की भी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जब उन्होंने संविधान बनाया है। इससे आपको समझ में आएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में। जब समाज में अराजकताएं थी और एक समय 1947 को जब ये समाज आज़ाद भी हुआ, तो सबसे पहले था कि इन लोगों को अधिकार देना। और अधिकार देने के लिए जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा फील्ड में घूमा गया, जन जन तक गए और लोगों की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखा, तो उन्होंने देखा कि एक समाज ऐसा है जो आर्थिक तौर पे तो पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ है। उन लोगों को ओबीसी में रखा, बीसी कैटेगरीज में। दूसरे लोग वो जो शैक्षणिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी पिछड़े हुए थे, समाज ने उन्हें जिन्हें अछूत घोषित कर रखा था, उन लोगों का वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट के नाम से किया। ऐसे लोग जो जंगलों में रह रहे थे और उनकी जो सभ्यता थी, संस्कृति वो डिफरेंट थी, उन्हें शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण करके रखा गया। लेकिन क्या आप इसे कह सकते हो कि ये भी एक समय के बाद नष्ट हो सकता है? ये भी एक तरह का संस्कार है। जो ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज में जो कैटेगराइज्ड किया गया है, जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया गया था, उसी तरीके से इधर ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज में किया गया है। तो ये वर्गीकरण आज जिसे हम आज गलत देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, उसी प्रकार से ये वर्गीकरण भी आज हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी दूषित हो जाएगा और होना शुरू हो चुका है। 70 साल पहले संविधान में वर्गीकरण किया गया और आज वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि जो ओबीसी है वो एससी को अपने से नीचे मानना शुरू कर दिया है, जो एससी है वो एसटी को अपने से नीचे मानना शुरू कर दिया है, या जो माइनॉरिटीज़ के जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो ओबीसी और एससी एसटी को अपने से नीचे मानते हैं। लेकिन क्या ये नीचे मानने की परंपरा के लिए ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज का कैटेगराइजेशन हुआ था? नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जैसे पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति के द्वारा इस आधार पे कि ये लोग अपने में एक दूसरे में भेदभाव पैदा कर लेंगे, इसके लिए उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था। उन्होंने वर्गीकरण इसलिए किया था ताकि इनका जो मानसिक और शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान हो सके, जो जहाँ है उससे ज़्यादा उसका उत्थान हो, इसके लिए वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण का मतलब ये नहीं था कि वो उच्च नीचता पैदा किया जाए, भेदभाव पैदा किया जाए। लेकिन आज भेदभाव देखने को मिलता है कि ओबीसी एससी से शादी नहीं करते, एससी एसटी से शादी नहीं करते, एक दूसरे में इनका अपना कोई रिश्ता नहीं, या ओबीसी एससी से अपने आप को ऊंचा मानते हैं, या एसटी
SC ST से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। तो आज तो हम कहेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो भी एक तरह से दूषित हो गया है। अगर इस तरीके से हम वर्गीकरण और ऊंच नीचता का भाव अगर रखते हैं तो वो क्लासिफिकेशन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया वो भी गलत साबित हो जाएगा, और अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा दूषित और दूषितता को और चला जाएगा और बदनाम हो जाएगा। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई थी समाज में, जो मुख्य 4 तरह के जो लोग, जब लोगों का डिवाइडेशन करना था और इसके ऊपर जब आंकड़े निकाले गए, जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आंकड़े निकाले, उसी तरीके से उस समय की वर्तमान परिस्थिति में जो लोग इस समाज को चला रहे थे उन लोगों ने इसको ऊपर रिसर्च किया, डाटा निकाला, तो उन्हें मुख्यतः 4 डिवाइड किया, 4 वर्गीकरण किए, क्लासिफिकेशन किए लोगों का। और ये सिर्फ भारत के लोगों का नहीं, ये जो वर्ण व्यवस्था का मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान का मतलब होता है मनुष्य का मानसिक स्थिति की बातें होती है, मेंटल स्टेटस। ये मेंटल स्टेटस सिर्फ भारत के लिए नहीं, तमाम पूरी दुनिया में जो लोग उनके आधार पे 4 भागों में बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था, ताकि लोगों को हम वर्गीकरण कर सके, ताकि हमें इन्हें समझने में सहायता मिल सके कि कितने तरह के लोग होते। उनमें से मुख्यतः इन 4 वर्गों में देखा गया कि यह 4 तरह के लोग हैं। एक ब्राह्मण, जो कि ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, समाधि को प्राप्ति करते हैं, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। ऐसे शैक्षिक एक वर्ग था शिक्षित, जिसे वर्गीकरण कर उसे ब्राह्मण के वर्ग में डाला गया। दूसरा वर्ग जिसके अंदर क्षत्रिय की कला थी, सोच थी, मानसिक स्थिति, आचरण, जो शरीर से ताकतवर और लड़ाकू स्वभाव के जो लोग थे, उन्हें क्षत्रिय के कैटेगरीज में डाला गया। तीसरा देखा गया कि एक ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका काम ना क्षत्रिय का है, उनका काम ना पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा के मामले में है, ना उनका काम मजदूरी करने में है। उन लोगों को वर्गीकृत किया गया और उन्हें वैश्य कहा गया। चौथा वर्ग वो था जो शिक्षा से उसका लेना देना नहीं था, वो शिक्षा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, एजुकेशन। दूसरा, शरीर में बल तो था लेकिन किसी पे राज करने के लिए चाहत नहीं थी कि किसी के ऊपर राज करे, क्योंकि उन्हें मारकाट पसंद नहीं था। वो थोड़े शांत स्वभाव के लोग थे, लेकिन शरीर से बलवान। वैसे लोगों को जो कामगार, और वो भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चाहे आप देखें मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, चूड़ी कपड़े सीने की कला, चूड़ी बनाने की कला, घर बनाने की कला, इंजीनियरिंग, ये जो भी हमें आँख के सामने जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं, इसका कार्य जो लोग करते थे, और वे करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जैसे खेती करने वाले, गाय पालने वाले, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा। इन लोगों के समूह को शूद्र वर्ण में डाला गया, शूद्र वर्ग में। तो ये 4 तरह से लोगों का डिवाइडेशन किया गया, उसके कर्म, उसके आचरण, उसके मानसिक स्थिति के अनुसार। पहला, जो शिक्षा पे जिसका फोकस था। दूसरा, जिसका राजपाट करना और शारीरिक तौर पे मजबूत, और राजपाट और हिंसा वो उनके लिए आसान चीज़ें थी।
उन्हें क्षत्रिय में। तीसरा, जो लोग ना तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे और ना ही राजपाट करने के लिए हिंसा और शारीरिक बल उनके पास था, जिसकी वजह से वो क्षत्रिय नहीं होना चाहते थे, ना वैश्य होना चाहते थे और ना शूद्र होना चाहते थे, उन्हें वैश्य में डाला गया। और वैसे लोग जो मैक्सिमम थे, बड़े संख्या में उनकी गिनती की जा सकती थी, जो ना शिक्षा पे ध्यान देना चाहते थे, जो ना हिंसा का सहारा लेकर के राजपाट करना चाहते थे, ना वे लोग कमज़ोर थे कि वो बैठ करके व्यापार सिर्फ करे, क्योंकि उनकी बुद्धि भी काम कर रही होती थी और शरीर भी बहुत ताकतवर था। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों के आविष्कार पे ध्यान दिया, घर बनाना, कुर्सियाँ, टेबल, बर्तन या अन्य खेती करना। ये जो आज विकास, जो किसान प्रधान देश कहा जाता था, इसी वजह से कहा जाता था। तो बड़े पैमाने पे ये सारी चीज़ें चलती थी, इन्हें शूद्र में डाला गया था। लेकिन उस समय ये मानसिकता नहीं बनाई गई थी कि जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पे, वो कल चल करके जाति नुमा हो जाएगी। वो चल करके ऊंच नीचता का स्वभाव एक दूसरे के साथ करने लगेंगे। ये कभी भी बनाने वालों ने नहीं सोचा था। लेकिन आज ये प्रचार जरूर किया जाता है कि षड्यंत्र के तहत इसे बनाया गया है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता कि ये चीज़ें षड्यंत्र के तहत बनाई गई होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये मेंटल स्टेटस, ये 4 तरह के गुण के लोग पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। आप कहीं से भी अगर निष्पक्ष हो करके इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 तरह के लोग हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद हुआ क्या कि जो पढ़े लिखे जो लोग थे, शिक्षित जो लोग थे, और ये अचानक से नहीं हुआ, एक लंबे समय के बाद, हजारों साल की परंपरा के बाद ये दूषित होना शुरू हुआ। और हुआ क्या कि अब कर्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे नहीं, जाति के अनुसार हो गया। मीन्स ब्राह्मण जो था, जो जैसे मैंने ब्रह्म को जान लिया तो मैं ब्राह्मण हो गया, लेकिन मेरा जो घर में जो मेरा बेटा जन्मा है वो तो अभी ब्रह्म को नहीं जाना है, उसने ध्यान तपस्या नहीं की। संपत्ति का बंटवारा हो सकता है लेकिन संस्कारों का तो नहीं हो सकता। जो हमें पुण्य कमाया है, जो चीज़ें हमने अर्जित की है, ज्ञान का बंटवारा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने पीएचडी की है तो मेरा बेटा हुआ और वो भी पीएचडी कर लिया है, नहीं, उसे भी उतना ही साल लगाने होंगे पीएचडी करने में। लेकिन आज ये हो गया कि ब्राह्मण जो था उसका बेटा अपने आप को ब्राह्मण कहने लग गया, जबकि उसके अंदर उसने ब्रह्म को जाना नहीं है, शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जाना है। अब जो लोग राजा भी नहीं है आज के समय में, जो भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके पूर्वजों में राजा हुए थे, वो राजा के बेटे थे, लेकिन आज अगर वो भिखारी भी है तो अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं। जो लोग व्यापार का एबीसीडी नहीं जानते, जिनका काम शूद्र से भी नीच है, शूद्र तो फिर भी शारीरिक तौर पे काम करते हैं, लेकिन वो मानसिक वैश्यावृत्ति पे जो लोग आ गए हैं, जो सामान बेचते बेचते सम्मानों को भी बेचने का कार्य करने लग गए, जो लोगों की भावनाओं से खेल करके और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वे भी आज अपने आप को वैश्य कहते हैं। और जो लोग आज पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बन जा रहे हैं, डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, तो अपने आप को शूद्र ही कह रहे हैं, अपने आप को ही वो शूद्र, और जिस जाति से उन्होंने टैग लगाया है उस जाति को उन्होंने अपने पे ले लिया है। अब जो अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं फसल उगाने का काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहा जा सकता है कि हाँ ये कुर्मी है। या फिर अगर मैं बर्तन बनाने का काम कर रहा हूँ तो कह सकते हैं कि मैं कुम्हार हूँ। लेकिन जब मैं बर्तन बनाने का काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो मैं अपने आप को कुम्हार क्यों कहने जाऊँ। लेकिन हम ही अपनी पूर्वजों से आ रही परंपरा को धीरे धीरे ढोते हुए आज तक लेके आए हैं, स्वयं ढो के लाए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अगर यह वर्ण व्यवस्था आज गलत वे में आज स्थापित हुई है तो इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण जिम्मेदार है या सिर्फ क्षत्रिय
जिम्मेदार है या वैश्य जिम्मेदार है, शूद्र भी उतना ही जिम्मेदार है। ये चारों के चारों उतना ही जिम्मेदार है वर्ण व्यवस्था का बदनाम होने का, कोई एक नहीं है। अगर ब्राह्मण ही अगर जिम्मेदार होता तो फिर आप अपने आप को तो वर्ण में नहीं गिनना चाहिए। आप अपने आप को शूद्र ना कहें और आप जो शूद्र में जो 6000 जातियां हैं एक दूसरे से शादी करें। ब्राह्मण जाके आपकी शादी को होने से रोकेगा नहीं, क्षत्रिय जाके आपकी शादी को रोक नहीं रहा है, वैसे आपकी शादी को रोकने नहीं जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि आप शूद्र हो और आप ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हो तो एक दूसरे से शादी करना शुरू कर दो। लेकिन नहीं, ये चीजें आपके दिमाग में बस गई है। बहुत लंबे समय का जो संस्कार है परंपरा में आ चुका है। संस्कार बना, परंपराएं बनी, धर्म बना, आज हमारे आचरण में वो घुस चुका है, इसलिए हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। और इसका उपयोग जिस वर्ण व्यवस्था के नाम से आज हम देख रहे हैं कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, जो कैटेगराइजेशन करने की जो नीति है वो आज भी जापान और चाइना जैसे देशों द्वारा पालन किया जाता है। वहाँ आज भी कहा जाता है कि 5 साल का बच्चे में 70% माइंड का विकास हो जाता है, दिमाग का विकास हो जाता है। और 70% विकास होने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन में क्या होने वाला है वो उसको बचपन से ही पता चल सकता है। इसीलिए आज बच्चे जब 1 से 2 साल के हो रहे हैं तो उन्हें प्ले स्कूल में भेजा जाता है। प्ले स्कूल में 2-3 साल तक, जब तक वो 5 साल नहीं हो जाता तब तक वहाँ के चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चों के ऊपर जो रिसर्च करने वाले जो टीम है वो अपने अंडर में रख करके बच्चों के ऊपर ध्यान देती है कि वो बच्चे खासा किन चीज़ों के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर, कोई डॉक्टर के ऊपर, कोई इंजीनियर के ऊपर, कोई गाने में, कोई डांसिंग में, कोई एक्टिंग में, कोई साइंटिस्ट में, किस चीज़ के पीछे वो आकर्षित हो रहे हैं। वो 5 साल में उसके बिहेवियर को जज करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और उनके पेरेंट्स को बताकर बाकायदा बताया जाता है कि आपका बच्चा इस फील्ड के लिए एलिजिबल है। और वो 5 साल की उम्र से ही वो उनके पीछे लग जाते हैं कि इसे क्या बनाना है। और यही कारण है कि विदेशों में 12 साल, 13 साल और 15 साल में ओलंपिक बच्चे खेल रहे हैं। और हमारे देश में ये कैटेगराइजेशन की व्यवस्था, मनोविज्ञान खत्म हो चुका है। हम तो ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं लेकिन उन्हें अभी भी पता नहीं है कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है, हमें अपने जीवन में करना क्या है। आधी उम्र बीत गई है फिर भी नहीं पता है। और क्लासिफिकेशन के कारण विदेशों में 5 साल में पता चल जाता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर होने वाला है, डॉक्टर बनेगा या स्पोर्ट्समैन बनेगा, एक्टिंग करेगा, क्या करेगा, वो 5 साल की उम्र में ही डिसाइड हो जाता है। क्योंकि 5 साल की उम्र में ही मानसिक तौर पे 70% विकास, 2/3 हिस्सा जागृत हो चुका रहता है। और यही कारण था कि ये जो भारत है ये विश्व गुरु बना था शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े लगभग 70 यूनिवर्सिटीज भारत में होने के अनुमान बताए गए। ये ऐसा ही नहीं था। आज ये क्लासिफिकेशन समाप्त हो चुका है। आज हमारे गार्जियन इतने अनपढ़ है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। उसका स्वभाव है डॉक्टर बनने का, उसे बनाया इंजीनियर जा रहा है। हमारे ही घरों में, हमारे ही आसपास के लोगों में ऐसे कई उदाहरण हैं कि कोई वकील बनना चाहता है तो उसे बनाया जा रहा है इंजीनियर, कोई बनना चाहता है एक्टर तो उसे बनाया जा रहा है डॉक्टर, किसी की चाहत स्पोर्ट्स में जाने की है उसे बोला जा रहा है तुम डॉक्टर की तैयारी करो, इंजीनियर की तैयारी करो। तो आज अगर हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, आज हमारे यूथ में मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ने वाले सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि वो कुछ बनने के लिए, कुछ और बनने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन गार्जियन उनकी साइकोलॉजी को ना समझ करके अपनी साइकोलॉजी उन बच्चों पे थोप रही है। और अपनी साइकोलॉजी, अपनी चाहत, जो कि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और वो नहीं बन पाए, तो बच्चों पे जबरदस्ती थोप रहेंगे नहीं तू इंजीनियर बन। अब मेरे फलाना दोस्त का बेटा इंजीनियर बन गया है, अब उनके अंदर अहंकार कि नहीं फलाना का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बन गया है, अगर मेरा बेटा उससे नीचे रह गया
तो फिर हमारा तो वैल्यू नहीं रहेगा। तो अपना अहंकार थोपने के लिए अपने बच्चों को सौंप देते हैं अपनी चीज़ें, अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि तुझे ये बनना है तो बनना है। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पे सुसाइड कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के बावजूद भी अपने जीवन में खुश नहीं है, क्योंकि वो जो बनना चाहते थे वो नहीं बने। तो ये क्लासिफिकेशन का फ़ायदा, मेरिट्स बहुत है। अगर इसे जीवंत तौर पे रखा जाए ना, वो जिस तरीके से है, जिसका क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो कर्म है, आचरण है, स्वभाव है, ना कि जन्म से वो चीज़ें मिलती। जन्म से कोई ब्राह्मण हो जाएगा इतनी आसान है, जन्म से कोई क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। इसीलिए ये जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत फायदेमंद थी, लेकिन एक समय के बाद ये कुंठित और बदनाम व्यवस्था के तौर पे आज हो चुकी है। और आज जो हम संविधान में भी कैटेगराइजेशन देख रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी जनरल, ये कैटेगराइजेशन भले ही 70 साल पहले अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इसका भविष्य बहुत ही गंदा है। ये भी एक समय के बाद वैसे ही मानसिकता निर्माण कर देगी, अगर लोग ये ना समझे कि ये कैटेगराइज हमें सिर्फ एक मेंटल स्टेटस को लेकर के बनाया गया है, ना कि ऊंच नीचता के वजह से बनाया गया है। जो आज दिखने को मिल रही है कि ओबीसी कह रहे हैं कि हम ऊंचा और एससी हमसे नीचा, एससी सोच रहा है कि एसटी हमसे नीचा। ये मेंटलिटी आज जो तैयार हो रही है, ये फिर इस वर्गीकरण को बदनाम करके रहेगी। जिस तरीके से आज वर्तमान में वर्ण व्यवस्था बदनाम हुआ है, एक समय ये जो कैटेगराइज किया गया है संविधान में, ये भी एक दिन जरूर बदनाम हो जाएगा, और बदनाम होने की क्रम में वो शामिल हो चुका है। ये है वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था उच्चता नीचता को नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था में जितना इज्जत ब्राह्मण की है उतना ही इज्जत शूद्र की भी है, क्योंकि दोनों अपना अपना कर्म अपने अनुसार कर रहे हैं। जो उन्हें करना चाहिए वो अपना 100% उस फील्ड में दे रहे हैं। इसीलिए दोनों में कोई भी ऊंच नीचता नहीं, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं। जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी तो सब समान थे, पैरेलल इस तरीके से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, चारों एक ही धरातल पे, चारों को समान माना जाता था। आज उसे ऐसे खड़ा कर दिया गया, ब्राह्मण यहाँ और शूद्र नीचे। ये व्यवस्था उस समय नहीं बनाई गई थी, इसीलिए बनाने वाले का दोष नहीं है, दोष इन चारों लोगों का है, जो अपने आप को नीच मानते हैं, जो अपने आप को ऊंच मानते हैं। गलतियां दोनों की है। फिर से ध्यान में रख लीजिएगा, जो अपने आप को ऊंच मानते हैं और जो अपने आप को नीच मानते हैं, ये दोनों के दोनों इस वर्ण व्यवस्था को बदनाम करने में और इस व्यवस्था को खत्म करने में इन दोनों का योगदान है। और हम कहते हैं कि ये काल चक्र है, समय चक्र है। जैसे समय में जब घड़ी 12 पे जाती है, टॉप पे जाती है, तो एक समय धीरे धीरे गिरते हुए वो नीचे भी आती है, और एक समय के बाद फिर उठ करके ऊपर भी जाती है। आज डाउनफॉल हुआ है, एक समय बाद देखिएगा ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण, और 5 साल में ही माइंड साइकोलॉजी के ऊपर जो आज चाइना और जापान में फॉलो किया जा रहा है, वो भारत में भी लागू किया जाएगा, और फिर से ये देश विश्व गुरु बनेगा। जैसे ही वो अपनी आचरण, अपने स्वभाव और अपने कर्म के अनुसार कर्म करना शुरू करेगा 5 साल की उम्र से ही, जरूर ये देश फिर से वैज्ञानिक सोच वाला देश बनेगा। इसीलिए आप किसी भी व्यवस्था को, हम नहीं कहते कि वो वर्ण व्यवस्था आज जैसी है वैसे ही के वैसे ही पालन किया जाए, लेकिन जब बनाई गई थी वो बहुत सही थी, आज वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस व्यवस्था को स्टॉप करके हम फिर से एक नई व्यवस्था बनाएं, और हम इसे नहीं माने अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। हम इसे अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, इसी कारण से ये जो मानसिकता जो कर्म के आधार पे थी, जो व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, आज जन्म के आधार पे बन चुकी है। लेकिन एक नई सोच के साथ जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे आप विचार करें, माने नहीं, इस पे विचार करें और देखें
कि अगर हम एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो आप ये चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू करें, बहुत फ़ायदा होगा। उन पे ध्यान दें 3 से 5 साल के बच्चों के ऊपर कि वे कैसी शिक्षा, क्या बनना चाहते हैं, वो बचपन से तय हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा के मामलों में जब भी ये जो 3 वर्ग थे, शिक्षा के मामले में या समाज को किस तरीके से ढांचे को चलाया जाए, इसके लिए ब्राह्मण से पूछा जाता था। क्योंकि चूँकि ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान पा चुका है, तो वो मानव साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे और ये समाज जो तैयार है, इसके सिस्टम को ब्राह्मण ही चलाया करते थे। इस समाज को चलाने के लिए ब्राह्मण से ही मशवरा लिया जाता था। आप देखेंगे क्षत्रिय जब भी कोई चीज़ विपदा में रहते थे तो वो ब्राह्मण के पास ही जाते थे। वैश्यों को भी कोई विपदा होती थी तो वो ब्राह्मण के पास ही जाते थे। शूद्र को भी विपदा होती थी तो ब्राह्मण के पास जाते थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण के पास ज्ञान था। इसीलिए वो सारे डिसीजन समाज के ब्राह्मण लिया करता था, क्योंकि शूद्र के पास तो शिक्षा है नहीं। अगर वो कोई ज्ञान देने जाएगा तो उसमें ढेर सारी त्रुटियां हो सकती है। वैसे चूंकि बेचने के क्रम में चीज़ें हर चीज़ को देखता है, तो वो भी जो ज्ञान देगा वो सिर्फ फायदा और नुकसान के ऊपर आधारित होगा। और जो क्षत्रिय होगा ये भी जब कोई ज्ञान देगा तो वो अपने फायदे और नुकसान और राजपाट के आधार पे उसे देख रेख करके ही देगा। ये जो तीनों वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों के तीनों अपने कर्म संस्कारों को और अपने अहंकार को साथ में जोड़ करके कोई भी चीज़ को सोचते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को ज्ञाता होता है, जो ब्रह्म का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, ना उसके ऊपर कोई वर्ण काम करता है, ना संस्कार, ना धर्म, ना कोई अहंकार काम कर रहा होता है। इसीलिए वो जब कोई शिक्षा देता है तो वो निष्पक्ष भावना से देता है। वो मानव कल्याण और मानव समाज के कल्याण के लिए देता है। इसीलिए ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा मान्यताएं प्राप्त थी, अधिकार प्राप्त थे और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ और महाज्ञानी माना जाता था, पंडित माना जाता था, क्योंकि उसने ध्यान साधना के माध्यम से समाधि को प्राप्त कर ब्रह्म का ज्ञान ले चुके थे। लेकिन आज जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म को ज्ञान नहीं, जाति के आधार पे। अब इसी आधार पे आपको पता चलेगा, इस वर्ण व्यवस्था के आधार पे, कि ऋषि शंभुक की हत्या नैतिक है या अनैतिक है। ये वीडियो, अगले वीडियो में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और ऋषि शंभुक की हत्या नैतिक या अनैतिक, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और चाहूँगा इस वर्ण व्यवस्था की मनोविज्ञान पे आप भी अपनी चर्चा करें, विचार विमर्श करें। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग करके सवाल पूछ सकते हैं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इस पे आप अपना विचार विमर्श करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।